नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर की। एक ऐसा दौर जहां शब्द गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर थे, जहां सिर्फ एक कविता पूरे देश की क्रांति का नारा बन गई थी। सोचिए जरा, क्या एक कविता हथियार हो सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है। और आज हम ठीक इसी बात को समझने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आग है, आह्वान। एक ऐसी कविता जो उस वक्त लिखी गई जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए तड़प रहा था। और इसे लिखने वाले अशफाक उल्ला खां, वो कोई आम कवि नहीं थे, वो काकोरी कांड के एक बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया और इस कविता से हर हिंदुस्तानी को जगाने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो इस कविता का जो सबसे पहला और सबसे जोरदार मैसेज है, वो है बलिदान का। अशफाक उल्ला खान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि आज़ादी की एक कीमत है और वो कीमत चुकाने के लिए हर किसी को तैयार रहना होगा। ये लाइनें देखिए, कितनी सीधी, कितनी साफ। कोई समझौता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। मैसेज एकदम क्लियर था, या तो पूरी आज़ादी या फिर सर कटा देंगे। यही वो अटूट इरादा था जो उस दौर के स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में आग बनकर जल रहा था। और फिर ये लाइनें, ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये तो त्याग की, कह सकते हैं, इंतहा है। जिंदगी का मोह, दुख का डर, मातम का खौफ, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। मैसेज बिल्कुल साफ था, जान हथेली पर रखी है और अपनी मातृभूमि के लिए उसे एक पल में गंवा सकते हैं। तो मतलब साफ है कि आह्वान कोई मामूली कविता नहीं थी। नहीं, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि अब बातचीत का, रियायतों का वो सब टाइम खत्म हो चुका है। अब लक्ष्य सिर्फ एक है, पूरी आजादी, और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी भावना थी, ऐसी कौन सी ताकत थी जो लोगों को अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर रही थी? इसका जवाब ना एक बहुत ही गहरे और पवित्र विचार में छुपा है। और ये प्रेरणा आई थी अपनी मातृभूमि के लिए बेपनाह प्यार और श्रद्धा से। ये भक्ति थी उस धरती के लिए जिसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपनी मां माना जाता था। देखिए, ये जो मातृभूमि का कॉन्सेप्ट है ना, यही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थी। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये एक जीती जागती देवी थी और उनकी रक्षा करना हर संतान का, हर बच्चे का परम कर्तव्य था। और बस यही वो भावना थी जो क्रांतिकारियों को वो हिम्मत देती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वक्त के जो बड़े बड़े कवि थे, जैसे सोहनलाल द्विवेदी, वो अपनी कविताओं में मातृभूमि की एक अद्भुत तस्वीर खींचते थे। उनकी नजरों में भारत एक पुण्य भूमि थी, एक स्वर्ण भूमि थी, जिसका ताज हिमालय है और जिसके पैर खुद समंदर धोता है, जहां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। एक ऐसी भूमि जो युद्ध भूमि भी है और बुद्ध भूमि भी। और बस इसी मां की रक्षा के लिए क्रांतिकारी अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो बलिदान की प्रेरणा तो मातृभूमि के प्रेम से मिल गई, लेकिन लड़ने के लिए औजार क्या थे? चलिए अब देखते हैं कि आह्वान कविता में संघर्ष के कौन कौन से तरीकों की बात की गई है। और यहाँ ना इस कविता में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का संगम। एक तरफ तो ये कविता सीधी टक्कर की बात करती है कि तुम जुल्म करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, सामने मशीन गन भी होगी तो हम सीना अड़ा देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये गांधी जी के चरखे की ताकत की भी बात करती है, जो अहिंसा और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो इससे पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई में हर तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, उग्र भी और अहिंसक भी। और पता है, ये भावना सिर्फ कागज तक ही सीमित नहीं थी, इसे असल जिंदगी में जिया गया था। अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी, सोहनलाल द्विवेदी जैसे राष्ट्रकवि, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकार, ये वो लोग थे जिनकी कलम भी देश के लिए चलती थी और जिनके कर्म भी देश के लिए थे। इनकी कविताएं सिर्फ दिल को छूने वाली बातें नहीं थीं, ये एक्शन के लिए एक पुकार थी, एक आह्वान था। तो अब तक हमने ये देखा कि ये कविताएं बलिदान, भक्ति और प्रतिरोध, इन सब का आवाहन कर रही थीं। लेकिन इसका असल में असर क्या हुआ? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन शब्दों ने आखिर हासिल क्या किया? जरा इस लाइन को देखिए, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। ये एक लाइन ही अपने आप में एक क्रांति का ऐलान है।
ये कह रही हैं कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उसी खून से प्रेरणा लेकर एक नई फौज खड़ी की जाएगी। लेकिन रुके, ये फौज सिर्फ हथियार उठाने वालों की नहीं थी। और यही तो सबसे जरूरी बात है। इन कवियों ने ना एक अलग ही तरह की फौज बनाई थी, एक ऐसी फौज जो दिलों में तैयार हुई, जिसने लोगों के विचारों में क्रांति ला दी। ये शब्दों की सेना थी, विचारों की सेना थी, गीतों और नारों की एक ऐसी सेना जिसने एक पूरी पीढ़ी को आजादी के लिए लड़ने को तैयार कर दिया, और इसने पूरे देश को एक सोच के साथ एक साथ खड़ा कर दिया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। उस जमाने में कविता एक हथियार थी। आज जब हमारी लड़ाइयां अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं, तो क्या आज भी शब्दों में वो ताकत बची है? क्रांति की वो कविता आज कहां है, किस शक्ल में जिंदा है? सोचिएगा जरूर।